everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel In the Embrace, A Tale of Soul. चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर सान एंड ईबो अपनी फैमिली के साथ कुछ स्वीट हैप्पी लवली मोमेंट्स को शेयर कर रहे थे, पर उसके उलट कोई था जो बेचैन था, बहुत ज़्यादा बेचैन। चाइना एक बड़े से आलीशान पर शांत कमरे में मखमल के बिस्तर पर एक शख्स बहुत बेचैन नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर वो पसीना, उसकी बड़ी हुई वो सांसें एंड जिस तरीके के उसके चेहरे के हाव भाव थे, उसे देखकर कोई भी ये कह सकता था कि वो किसी गहरे या बहुत भयानक सपने में है, बहुत भयानक, जिसकी आवाज़ें उसे बहुत जोर से सुनाई दे रही है। वो बेचैनी हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ रही है। वो कुछ बड़बड़ा भी रही है पर शब्द साफ नहीं है। पर जिन तस्वीरों को वो अपने जहन में देख रही है, जिन सपनों में वो देख रही है, वो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं, जैसे कि वो आवाज़ें जो उसे अपने कानों में सुनाई दे रही है। नहीं माँ, नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। वो सान है, वो मेरा सान है, वो सिर्फ मेरा है माँ, सिर्फ मेरा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि आप पहचान नहीं सकती, आप जान नहीं सकती। आपने मुझे कभी समझा ही नहीं माँ, आपने मुझे कभी नहीं समझा। करो युवानी, अपना पागलपन बंद करो ये सब कुछ। नहीं माँ, नहीं, ये पागलपन नहीं है, ये बिल्कुल पागलपन नहीं है, ये मेरा जुनून है। सान मेरा प्यार है, वो मेरा प्यार है। वो तुम्हारा प्यार नहीं है युवानी, वो तुम्हारा पागलपन है। इतना पागलपन जिसने तुम्हें इंसान तक नहीं छोड़ा है। आखिर तुम क्या करना चाहती हो? सब कुछ तब बर्बाद कर दिया है। वो इंसान तुम्हें देखना तक नहीं चाहता, वो नफरत करता है तुमसे। हटो माँ, वो नफरत नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और वो नहीं करेगा ना तो मैं उसे करना सिखा दूंगी। वो मेरा है, सिर्फ मेरा। वो नफरत करे, प्यार करे या मुझे बिल्कुल भी नापसंद करे, वो जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकता है, पर वो नहीं कर सकता तुमको है मुझे छोड़कर जाना। मैं उसे खुद को कभी छोड़ने नहीं दूंगी माँ, मैं कभी उसे छोड़ने नहीं दूंगी। मेरी यादें हमेशा उसकी जिंदगी में रहेंगी, उसके जहन में रहेंगी। मेरा चेहरा कभी भी उसकी याददाश्त से मिट नहीं पाएगा। मैं ऐसा कर गुजरूंगी कि वो चाहकर भी मुझे कभी बुला नहीं पाएगा माँ, कभी नहीं। उसके पास कोई मौका नहीं रहेगा, कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगी मैं उसके पास। सारे रास्ते बंद कर दूंगी या फिर सारे रास्ते इस तरीके से मोड़ दूंगी कि सब कुछ तक पहुंचे। उसे मेरे पास आना ही होगा, उसे मेरे पास आना ही होगा। माँ, वो मेरा है, वो सिर्फ मेरा है माँ, वो सिर्फ मेरा है। वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। वो मर चुका है, वो मर चुका है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही हैं, आप सब झूठ बोल रहे हैं। आप सब मेरे दुश्मन हो, सब झूठ बोल रहे हो, सब। नहीं वानी, हम झूठ नहीं बोल रहे। होश में आओ, पागलपन करना बंद करो। मर चुका है। पिछले 5 महीनों से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम ये समझ ही नहीं रही हो। इस कमरे में खुद को बंद कर बैठी हुई हो, खाना पीना छोड़ रखा है। क्या मरना चाहती हो? क्या तुम भी मरना चाहती हो? हाँ, मैं भी मरना चाहती हूँ। अगर मैं मरकर अपने सान के पास पहुंच सकती हूँ तो मैं मरना चाहती हूँ, पर मेरा सान नहीं मर सकता। वो नहीं मर सकता माँ, वो नहीं मर सकता। मैं उसे मरने नहीं दूंगी, मैं उसे बिल्कुल मरने नहीं दूंगी। तुम पागल हो चुके हो युवानी। तुम्हारे पापा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम क्यों खुद के लिए और ज्यादा नफरत बढ़ा रही हो उनके मन में? हाँ, क्यों बढ़ा रही हो? तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी बच्ची, और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल? माँ, मेरी जिंदगी आसान थी कब? मेरी जिंदगी तो पहले से ही बहुत मुश्किल थी। और नफरत, किस नफरत की बात कर रही हैं? वो तो मुझसे हमेशा से नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। कि ये बात आप नहीं जानती। वो जिस निगाहों से मुझे देखते हैं, वो सब नफरत है माँ, सब नफरत। और इस नफरत के साथ मैं पड़ी हुई हूँ। सिर्फ एक शख्स है जो सिर्फ मुझे इंसान की तरह देखता है माँ, वो मेरा सान है। सिर्फ वही था जिसने मुझे इंसान समझा माँ। ताकि आप भी तो नफरत ही करती है ना मुझसे, सिर्फ नफरत करते हैं आप। सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, बचपन से यही करते आ रहे हैं। वो गॉड एक इंसान था जो मुझे इंसान समझता था। मैं उसको भी आप सब लोगों ने मुझसे दूर कर दिया। आप सब लोगों ने मेरे इंसान को मुझसे दूर कर दिया। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी माँ, किसी को भी नहीं। सबसे पहले तो आपको मैं जान से मार डालूंगी माँ। आपकी वजह से उसके साथ वो सब कुछ पुलिस स्टेशन में हुआ। आप नहीं कर पाया वो सब कुछ माँ। मैं ये चीज कभी नहीं भूलूंगी। आप जिंदा थी अब तक, वो इसलिए क्योंकि मेरा साथ जिंदा था। वो चला गया, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी माँ, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो युवानी? पागलपन बंद करो। नहीं माँ, नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज आपको मरना होगा माँ, आपको मरना ही होगा। आप जिंदा नहीं रह सकती। आपने मेरे सान को पहुंचाया, आपने मेरे सान को मारा। अब आप नहीं जी सकती, बिल्कुल भी नहीं जी सकती, बिल्कुल भी नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सान को छूने की? आपने मारा है उसे, आपने मारा है। मैं आपको मार डालूंगी। आप जिंदा नहीं रह सकती, आपको जीने का कोई हक नहीं है। आपने मेरे सान को खतरा
मेरे साल को छुआ उन लोगों ने, मारूंगी सबको जान से मार डालूंगी, कोई नहीं जिंदा रहेगा, कोई भी नहीं जिंदा रहेगा। आप मरेगी मॉम, आप मरेगी। हेट यू हेट यू हेट यू युवानी। जीजिए जीजिए, उठिए जीजिए उठिए, आप ठीक तो हैं, आप ठीक हैं? माँ नो नो नो, I hate you, प्लीज कम। जीजिए उठिए ना, जीजिए उठिए। दिल दहलाने वाली चीख, कभी ना खत्म होने वाले वो आंसू और गहरी सांसों के साथ फाइनली युवानी ने अपनी आंखें खोल ली थी। एंड उसका इस तरीके का बर्ताव देखकर लूसी एक कदम पीछे हो जाती है, लेकिन फिर भी वो युवानी को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। युवानी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जीजिए आप ठीक तो है ना? क्या आपने फिर से वही सपना देखा? युवानी ने बस लूसी की तरफ देखते हुए कहा, चुप हो जाओ, कुछ देर तक ऐसे चुप रहो, मुझे कोई बात नहीं करनी। पानी, मेरी दवा का है, ये कहते हुए वो साइड ड्रॉअर में से अपनी दवाओं को ढूंढने की कोशिश करने लगी। सारी दवाओं को बस इधर उधर फैला रही थी। पूरा ड्रॉअर में कितनी सारी दवाएं भरी हुई थी, पर शायद उनमें से वो नहीं थी जो युवानी को अभी चाहिए थी। उसकी बेचैनी हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ रही थी और लूसी देख सकती थी। लूसी ने युवानी की तरफ देखते हुए कहा, जीजिए ये रही दवा, ये रही। ये कहते हुए उसने वही साइड में से उस दवा को उठाकर युवानी के हाथों में रखा। जैसे ही लूसी ने करा, एकाएक युवानी बिल्कुल अलर्ट हो जाती है। उसने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पास ये दवा क्या कर रही है? हाँ, मेरी दवा है, मैंने कहा है ना मेरे सामानों को मत छिड़ा करो, मुझे दो ये कहते हुए उसने लूसी के हाथों में से वो दवा छीन ली थी। एंड अगले ही सेकंड वो अपने कांपते हुए हाथों से उस दवा को बॉटल को खोलती है। जितनी दवा उसमें से चाहिए थी उससे भी ज़्यादा दवा वो कंज्यूम कर लेती है। एंड ये देखकर लूसी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। वो बस कंसर्न आइज से अपनी बहन की तरफ देख रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप शांत बस अपने हाथों में अपने नाखूनों को पीछे हुए खड़ी हुई थी। कुछ देर तक युवानी गहरी सांसें लेती है, पर धीरे धीरे कर सब कुछ शांत होना शुरू हो जाता है। उसकी भरी हुई सांसें, उसकी वो आवाज़ें, सब कुछ एकदम से शांत हो रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद युवानी ने फाइनली अपने बालों को ठीक किया, साइड में से एक रबर बैंड उठाया, एक मैसी सा बन बांध लिया। उसके बाद उसने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ में एक गुस्सा था, एक इरिटेशन थी। एंड कहीं ना कहीं लूसी भी ये जानती थी उसकी बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि कोई भी उसके कमरे में आए। खासकर पिछले कुछ सालों से उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला कर रखा है, पर लूसी को आज यहाँ आना ही था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम जो था। लूसी ने हिचकिचाते हुए कहा, जीजिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। युवानी ने कहा, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी, अभी मुझे कुछ अकेला समय गुजारना है, यहाँ से बाहर चली जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। कहते हुए हड़बड़ाहट में अपने बिस्तर से उठती है। हेड अपने उस लंबे से गाउन को पहन लेती है और उसे देखकर ये लग रहा था कि उसे कहीं पहुँचने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। कहीं जाने के लिए वो बेचैन हो रही है। एंड ये चीज़ लूसी भी भाप सकती थी। ने युवानी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जीजिए आप ठीक तो हैं? पर एक ही झटके में युवानी ने लूसी से खुद को अलग करते हुए कहा, मैंने कहा है ना मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, मुझे अभी कुछ समय सिर्फ अपने लिए चाहिए, सिर्फ अपने लिए। मुझे वहाँ जाना है, जाओ यहाँ से बाहर निकल जाओ। मिली को बोला, वो तुम्हें वार्ड में अपॉइंटमेंट दे देगी, जाओ यहाँ से बाहर निकलो। ये कहते हुए उसने लूसी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, पर लूसी ने युवानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, जीजिए आप क्या कर रही हैं? आपने क्या हालत बना रखी है अपनी? आपको कहाँ जाना है? हाँ मुझसे बात कीजिए, आप मुझसे कुछ कहती क्यों नहीं है? मुझे आपकी हालत जीजी बात सुनिए मेरी। ये कहते हुए वो युवानी को रोकने की पूरी कोशिश करने लगी, पर युवानी बहुत ज्यादा बेकाबू होती जा रही थी। उसने लूसी को लिटरली धक्का देते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे छूना बंद करो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से भी कोई बात नहीं करनी। मुझे जाना है, मुझे मेरे स्टार, मुझे मेरे लव के पास जाना है। जस्ट गो टू हेल, जस्ट गो टू हेल। आप अपने पापा के पास जाओ, अपने फादर के पास जाओ, बस उन्हीं के पास रहो। मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे और उस शख्स से जुड़े हर इंसान से नफरत है, मुझे सबसे नफरत है। जाओ निकल जाओ घर से बाहर, इससे पहले मैं तुम्हें भी जान से मार डालूं। जैसे ही लुआनी ने एकाएक लूसी की आंखों से आंसू निकल आते, उसने मुट्ठियां बींचकर बस अपने उस हारे हुए दिल से युवानी की तरफ देखा और अपनी खाली आवाज में कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने माँ को मार दिया। जैसे ही लूसी ने कहा, एक युवानी भी रुक जाती है। वो बस अपनी उन आंसू भरी निगाहों से लूसी की तरफ देखने लगती है। कुछ देर के लिए उन दोनों बहनों के बीच में पूरी तरीके से शांति थी, हद से ज्यादा दम घोटने वाली शांति, पर सिर्फ कुछ देर के लिए ही, क्योंकि जो युवानी के चेहरे के ऊपर थोड़े बहुत से एक्सप्रेशन आए थे वो एकदम से फिर से सपाट हो जाते हैं। उसकी आंखों में नफरत भर जाती है। उसने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी माँ को मारा था, और जैसे उसे मारते वक्त मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तुम्हें मारते वक्त भी मुझे कुछ महसूस नहीं होगा। बिकॉज मैं ऐसे ही हूँ। आई हेट ऑल ऑफ देम, आई हेट देम। एंड वैसे भी मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है माय लिटिल सिस्टर, आई लव यू सो मच। तो अपने लिए नफरत मत भरो मेरे अंदर। और वैसे भी तुम यहाँ अपना प्रीशियस टाइम मेरे लिए क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें तो अपनी शादी की तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए ना। मैं सुना है कि फाइनली तुम्हारा वो लव अपने शौक से बाहर आ गया है।
एंड अपने मरे हुए प्यार को भूल कर वो अब तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो चुका है। डेट फाइनलाइज हो गई है। यही सुनने में आया था। तो कब है तुम्हारी शादी? क्या तुमने गाउन खरीद लिया, ज्वेलरी खरीद ली? हाँ, मेरी बात मानो तो वो वाइट वाली ड्रेस पहनना जो तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रीशियस मॉम ने सिलेक्ट की थी। हमेशा से तुम्हें उस ड्रेस में देखना चाहती थी एंड आई स्वेयर तुम पर वो जचेगी, बहुत जचेगी। ये कहते हुए युआनी लूसी के करीब आ गई थी एंड उसके कंधे से पकड़कर उसे बहुत अजीब निगाहों से देखने लगी, लाइक अ पोसेस्ड सोल। और उसे इस तरीके से बर्ताव करते हुए देखकर लूसी का मन बस खट्टा हो गया था। उसने अपनी आंखों को बंद किया एंड अपने आप को युआनी से दूर कर लिया। और उस तरीके का जेस्चर देखकर एकाएक युआनी भी बीच में रुक जाती है। उसके फेस पर एक स्मिक आ जाता है। उसने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी मुझसे अब नफरत करती हो ना? हाँ, तुम मुझसे नफरत करती हो ना, जैसे तुम्हारा बाप करता है। लूसी ने एकाएक युआनी की तरफ देखते हुए कहा, मेरे फादर के बारे में इस तरीके से बोलना बंद कीजिए। क्या वो आपके फादर नहीं है? युआनी ने हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मेरे फादर? क्या तुम्हें हम दोनों के रिश्ते को देखकर सच में ऐसा लगता है कि वो मेरे फादर है? वो मुझसे नफरत करते हैं। लूसी ने युआनी की तरफ देखते हुए कहा, जैसे कि आप उनसे करती हैं। पर माँ, वो तो आपसे प्यार करती थी ना, पर आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, एंड कौन है ये जान? हाँ, कौन है ये? क्यों मैंने आज तक इसके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं सुना? पर आजकल आप अक्सर अपने सपनों में यही नाम पुकारती रहती हैं। एंड क्यों आप हमेशा उससे माफ़ी मांगती रहती हैं? हाँ, आखिर कौन है वो? एंड आपने क्या किया है उसके साथ? आपने क्या किया है? मैंने पापा से पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने, पर इससे पहले कि लूसी आगे कुछ भी कहती, युआनी ने एकाएक लूसी को कंधों से पकड़ा एंड उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुमने उस इंसान से मेरे जान के बारे में पूछने की कोशिश की? क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, क्यों किया? एंड जान, वो मेरा है, वो मेरा है, मेरा प्यार है। वो मुझसे नाराज हो गया है लूसी। वो मुझसे बहुत नाराज हो गया है। वो मुझसे बात नहीं करता। वो बस मुझे देखता रहता है लूसी। वो मुझसे बात नहीं कर रहा। युआनी की ऐसी हालत देखकर एकाएक लूसी की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन उसने युआनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जी कौन है ये इंसान? हाँ, और वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्या आपने कुछ किया है उसके साथ? वो आपसे नाराज है? क्या आपने उसे चोट पहुंचाई? पर इससे पहले कि लूसी आगे कुछ कहती, एक युआनी ने चीखते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई। सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे चोट पहुंचाऊंगी? मैं उसे क्यों चोट पहुंचाऊंगी? मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझसे प्यार करती थी। मैंने उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई। मैं तो उसे प्यार किया था लूसी, तुम नहीं जानती। उन लोगों ने उसे चोट पहुंचाई, उन सब लोगों ने मेरे साथ मेरा साथ तुम्हें नहीं पता। He's an angel. He was a beautiful butterfly. जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, I was mesmerized. वो बिल्कुल किसी खूबसूरत सपने की तरह था, किसी खूबसूरत सपने की तरह। पर वो सिर्फ एक सपना बनकर रह गया लूसी। उसका चेहरा कितना खूब। एक मिनट, उसका चेहरा कैसा था? उसकी आंखें, लूसी, उसकी आंखें, मुझे उसका चेहरा क्यों नहीं आता? मुझे सान का चेहरा क्यों नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे भूल नहीं सकती। मैं अपने एंजल को, अपने लव को, अपने प्यार को भूल नहीं सकती। नहीं, जाओ यहाँ से, बाहर निकल जाओ यहाँ से। मैं जा रही। जी ये कहते हुए लूसी युआनी को रोकने की कोशिश करने लगी, पर युआनी पूरी तरीके से बेकाबू थी। वो सिर्फ लूसी को धक्का देकर एक दिशा में दौड़ गई थी एंड वो दिशा और कोई नहीं बल्कि युआनी के कमरे से लगा हुआ एक दूसरा कमरा था। एंड जैसे ही युआनी उस कमरे में दाखिल होती है, वो थट की आवाज़ के साथ दरवाजे को पूरी तरीके से बंद कर देती है एंड उसके बाहर लूसी बस बेबसी होकर खड़ी रह जाती है, क्योंकि वो जानती थी इसके दरवाजे के अंदर वो कभी नहीं जा सकती, क्योंकि युआनी कभी जाने ही नहीं देगी। एंड वैसा ही हुआ। अगली सेकंड दरवाजे को लॉक करने की आवाज़ आती है एंड लूसी सिर्फ अपनी बेबस निगाहों से उस दरवाजे को देखती रहती है, उस बंद दरवाजे को। एंड उस बंद दरवाजे के पीछे क्या दुनिया है कोई नहीं जानता, क्योंकि उस दुनिया में किसी को आने की इजाज़त नहीं है। वो युआनी की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो कभी उसकी दुनिया हो नहीं पाई, एक ऐसी दुनिया जहाँ वो हर रोज़, हर लम्हा, हर पल उस शख्स के साथ रहती है जिसका नाम उसकी जुबान पर है, जिसका एहसास उसके दिल में है, जिसको पाने की चाह उसकी आंखों में है, जो बेकाबू होकर बस आंसू की तरह बह रही है। यानी ने फिर से अपने बिखरे हुए बालों को बांधा एंड वहीं साइड में रखे हुए बहुत सारे कैनवास पेपर में से एक बहुत बड़ा कैनवास पेपर बाहर निकाला और उस पेपर को उसने वहीं ज़मीन पर फैला दिया। साथ ही बहुत सारे रंगों को भी साइड में फैलाकर वो बैठ चुकी थी एंड एक कर उन सभी रंगों में से उन खास रंगों को चुनने लगी जो इस वक्त तुझे चाहिए थे, रंग जो उसकी तस्वीर को जिंदा कर सके। एंड बिल्कुल इसी पागल इंसान की तरह वो उस तस्वीर को बनाने लगी। उस रंगों में अपने हाथों को डालकर वो बस हाथों से ही पेंट कर रही थी, एक एक अक्ष को, एक एक नक्श को बिल्कुल साफ क्लियर, चाहे काले स्याही जैसे वो बाल हों, फिर बिल्कुल चांद की तरह चमकती हुई वो आंखें,
चेहरे की वो खूबसूरत सी मुस्कुराहट हो या फिर उस मुस्कुराहट को और ज़्यादा बढ़ाता हुआ वो तिल जो उसके होठों के नीचे था। धीरे धीरे कर वो तस्वीर जैसे अपना आकार ले रही थी। एंड इस तस्वीर को बनाने में युवानी को न जाने कितनी सारी तकलीफें आ रही थी। वो बार बार अपने हाथों को पोंछती, उनको रगड़ कर साफ करती ताकि एक रंग दूसरे रंग में पूरी तरीके से मिल ना जाए, कोई रंग अपनी रंगत ना खो दे किसी दूसरे रंग के प्रभाव से। हर चीज़ का बहुत ख्याल रख रही थी। एंड ये सब करते करते न जाने कितने घंटे बीत गए थे, पर वो बिल्कुल किसी जुनूनी औरत की तरह लगी हुई थी, बिना सांस लिए, बिना खुद की परवाह किए। वो बस अपने सहन की उस तस्वीर को आकार दे रही थी। एंड धीरे धीरे कर वो आकार ले रहा था तो वो चाहती थी। एंड जैसे जैसे वो तस्वीर अपनी रंगत पकड़ती गई, युवानी के चेहरे पर धीरे धीरे कर मुस्कुराहट आती रही। एंड 4 घंटे के बाद अब जाकर वो रुकी थी। आखिरी लाल रंग उसने सान की उस तस्वीर में डाला था। एंड वो देखते के साथ ही युवानी के चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने उसी हाथ को सान के चेहरे के ऊपर फिराते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती सान, कभी नहीं। तो तुम्हारी तस्वीर एक पल के लिए लगा जैसे मेरे जहन से साफ हो गई, पर नहीं, कभी नहीं। तुम तो मेरी सांसों में बसे हुए हो सान, तुम मेरी सांसों में बसे हुए। सब लोग कहते हैं कि तुम चले, सब लोग कह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले गए सान, पर तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी सान, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। उन सब लोगों को मार डालूंगी, सब लोगों को जिसने तुम तकलीफ पहुंचाई सान, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार करोगे ना सान? हाँ, मेरा ये सान मुझसे प्यार करता है ना? बोलो, मुझसे प्यार करते हो ना? ये कहते हुए वो उस तस्वीर के सिराने लेट जाती है। एंड अपने हाथ को बिल्कुल ऐसे डाल लेती है जैसे कि वो तस्वीर को नहीं बल्कि सान को गले लगा रही है। एंड इस तरीके से उससे बातें कर रही थी जैसे कि वो उस तस्वीर से नहीं बल्कि सान से बातें कर रही है। वो इसी दुनिया में खुश है। युवानी अपनी इसी दुनिया में खुश है। इसी को उसने अपनी दुनिया बना लिया है। कोई एक तस्वीर नहीं है, ऐसी ही ना जाने कितनी सारी तस्वीरें इस पूरे कमरे में बिखरी हुई हैं। कुछ दीवारों पर लगी हुई हैं तो कुछ बाकायदा फर्श पर बनी हुई हैं। सान का हर कतरा, हर हिस्सा जैसा युवानी चाहती है बिल्कुल वैसा ही उसने ड्रॉ कर रखा है। कुछ अपने साथ भी, कुछ अपने बगैर। एंड कुछ ऐसी तस्वीरें जो बहुत ज़्यादा इंटीमेट हैं। उन तस्वीरों को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ कला है। उसे देखकर जुनूनियत दूर से ही झलक रही है। एंड ऐसी जुनूनियत जो पागलपन की सारी हद पार कर चुकी है। ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये कोई जुनून नहीं है, ये पागलपन भी नहीं है। ये शायद पागलपन की हद पार कर जो इंसान पहुंच जाता है या कर गुजरता है, शायद वो है ऐसा जो इंसान को डर लगने पर मजबूर कर दे। पर फिलहाल इस डर से बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर ज़ान एंड ईपो अपनी दुनिया में संभलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो खुश हैं, बहुत खुश, पर कब तक रहेंगे ये कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं, क्योंकि इस चीज़ का जवाब अभी तो किसी के पास नहीं है। पर फिलहाल वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ज़ान को फिर से पैरों पर खड़ा कर सके। एंड इसी कोशिश में वो लगा हुआ है। उसके हाथ में टॉवल था। एंड ज़ान फाइनली शावर लेकर आ गया था। ईपो ने ज़ान की तरफ देखते हुए कहा, ज़ान का, मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको हेल्प करता हूँ, पर आप मेरे सुनते ही नहीं हैं। ये कहते हुए वो ज़ान को बहुत डेलिकेटली पकड़ता है, भाई बेड पर बिठा देता है। ज़ान ने ईपो की तरफ देखते हुए कहा, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, एटलीस्ट मैं बात तो ले ही सकता हूँ। कमॉन, मुझे बच्चे की तरह पैम्पर करना बंद करो। ये कहते हुए ज़ान ईपो की तरफ देखने लगा अपने उस वार्म आइज से। ईपो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कमॉन ज़ान का, मैं ऑलमोस्ट 7 मंथ से आपको बच्चों की तरह ही पैम्पर कर रहा हूँ, तो एक और दिन कर लेता तो क्या हो जाता। एंड वैसे भी आप मेरे लिए मेरे स्वीटी पाई ही हो, बिल्कुल योसा एंड ईसा की तरह मैं आपकी भी उतनी ही केयर करना चाहता हूँ। तो कमॉन, अपने फियांसी की इस एक्स्ट्रा सर्विस को एंजॉय कीजिए माय हाइनेस। ये कहते हुए वो बहुत जेंटली ज़ान के लॉन्ग हेयर्स को अच्छे से वाइप करने लगा, रब करने लगा। एंड वो ज़ान के पीछे बैठकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ज़ान ने अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया क्योंकि ईपो की वो जेंटल फिंगर्स ज़ान को अपने बालों में अच्छी महसूस हो रही थी। उसने ईपो से आंखें बंद कर पूछा, बच्चे कहाँ गए? ईपो ने कहा, मैंने उन्हें रूम में भेजा है, बहुत मुश्किल से भेजा है ज़ान का पढ़ाई करने के लिए। वो आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। अगर वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे तो मेरा मौका कब आएगा? मुझे भी तो आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है ना, मुझे भी तो आप अभी ही मिले हो। ये कहते हुए ईपो बिल्कुल पाउट बनाकर ज़ान की तरफ देखने लगा। ज़ान ने अपने सर को झटकते हुए कहा, क्या तुम भी बच्चों की तरह बच्चे बन रहे हो? वो बस ईसा एंड योसा, वो बस मुझे मिस कर रहे हैं। वो कभी अकेले इतना लंबे वक्त तक रहे नहीं ना। मैं तो बहुत शौक हूँ कि वो यहाँ तुम्हारे साथ कैसे रह रहे हैं। ये बहुत क्वाइट सरप्राइजिंग है। तुमने काफ़ी अच्छे से उन दोनों को संभाला है ना, सिर्फ संभाला है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छे से तुमने उन लोगों को ग्रूम किया है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ये मैजिक कैसे हुआ? कहते हुए ज़ान ईपो की तरफ देखने लगा। वहीं ईपो ने बिल्कुल प्राउड स्माइल देते हुए कहा, ये मैजिक नहीं है ज़ान का, ये मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत जो मैंने रोज़ की है, हर रोज़
बट लिटरली उन्हें संभालना इतना भी आसान नहीं है जान का। आप कैसे करते थे ये सब कुछ? आई मीन योजा योजा का रोना एक बार शुरू होता है ना तो वो सच में मेरा सर दर्द कर देता है, पर वो चुप नहीं होता। उसकी ऐसी ऐसी डिमांड्स होती है ना जिन्हें पूरा करते करते मैं लिटरली 2 हफ्ते तक तो बिल्कुल पागल हो गया था। वो तो ईसा था जिसने मुझे संभाला, वरना मैं तो सच में यहाँ नहीं जान का, मैं मेंटल असाइलम में नजर आता आपको। जान ने हंसते हुए कहा, क्या तुम भी इतना ज़्यादा एक्सरेट कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, योजा बहुत क्यूट है, वो तो हनी पाए है। इबो ने कहा, हाँ वो हनी पाए है, वो बहुत हनी पाए है, वो बहुत क्यूट है, इनोसेंट है। ये सारी बातें मुझे भी लगती थी, पर तब तक जब तक कि मैं ह्यूजा के रोते हुए अवतार से नहीं मिला। क्योंकि एक बार जब वो रोना शुरू करता है ना तो सच में डेवल लगता है, डेवल। वो आवाज़ें मुझे अभी भी सुनाई देती हैं। ये क्या तू वो सिर्फ रोने लगा? जान देखा तुम भी ना। खैर, और ईसा वो तो ठीक था ना, उसने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? इबो ने एक जान के साथ देखते हुए कहा, परेशान? जान का वो मेरा बेटा है, हमें आप समझ रहे हैं ना, वो मेरा बेटा है, तो वो मुझे परेशान करे बगैर कैसे रह सकता है? उसने तो मुझे इतना परेशान किया कि कहते इबो रुक गया, इंसान के साथ देख लगा। इंसान ने कहा, इबो ने कहा, हाँ ठीक है, मैं आपकी बेटी की आपसे बुराई नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी उसने मेरी नाक में बहुत दम कर रखा था। आई मीन हर रोज एक ही सवाल पूछता था, एंड लिटरली मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं उसका जवाब कैसे दूं। पर मैंने खुद को संभाला, खुद को बहुत कंट्रोल किया, और अब देखिए ना, मैं बेस्ट फादर हूँ, बेस्ट फादर। ठीक है, तो इबो इंसान के साथ देख लगा। इंसान ने कहा, तुम भी ना। मैंने कहा, क्या इंसान का? मैं भी क्या? मैंने इतना हार्ड वर्क किया है, अब आप इस चीज़ के लिए मुझे रिवॉर्ड तो दीजिए ना। एटलीस्ट एक किस तो बनता है। हाँ, एक किस प्लीज। ठीक है, तो इबो ने अपना फेस आगे कर दिया था। सान तो उसे ऐसे ही देखने लगता है। इबो ने कहा, कम ऑन सान का, एक लिप किस प्लीज, वरना अभी वो ईसा आ जाएगा ना, वो मुझे आपसे दूर कर देगा। फिर पूरे दिन मैं आपसे आपको किस करने के लिए तरसूंगा, तो प्लीज एक किस। ठीक है, तो वो बहुत इनोसेंटली सान की तरफ दिख रहा था। सान को समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर हंसना चाहिए, रोना, लेकिन फिर भी उसने इबो का फेस बहुत जेंटली पकड़ा एंड बहुत सॉफ्टली एंड वार्मली उसे किस किया। उस किस को ब्रेक करते हुए सान ने कहा, अब तो ठीक है। इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक तो नहीं है, पर अभी से काम चलाया जा सकता है, क्योंकि अभी आपके बालों को सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहते हुए वो फुदक कर ड्रायर लेने चला गया था, एंड अगले ही सेकंड वो फिर से वहीं बैठ जाता है जहाँ वो पहले बैठा हुआ था। इंसान के उन लॉन्ग हेयर्स को ड्राई करने लगता है। अब 5 मिनट के बाद इबो ने ड्राई मशीन को बंद करते हुए कहा, हाँ अब आपके बाल थोड़े बहुत सूख गए हैं। सान का, मैंने ब्रेड में बांध दूँ या फिर एक पोनीटेल बना दूँ या फिर बन, क्या आप चाहते हैं? इबो के कहने पर सान ने अपने बालों को इबो के हाथों में से लिया एंड इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुमने इन्हें काटा क्यों नहीं? ये बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं। आई मीन इतने लॉन्ग हेयर्स। इबो ने तुरंत सान की तरफ देखते हुए कहा, आपको पसंद नहीं है? सान ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। आई मीन मेरे लॉन्ग हेयर्स थे, पर इतने लंबे, ये तो बहुत बड़े हो गए हैं। इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ईसा को ये पसंद थे। आई मीन मुझे भी पसंद है, एंड जब ईसा आपकी इन पूरे हेयर्स को डेली कॉम करता था ना, तो एक अलग ही कनेक्शन सा फील होता था उसे। इन पूरे 6 मंथ्स में इन पूरे हेयर्स की जो केयर है ना, वो ईसा ने ही की है। आई मीन अलग ही ऑब्सेशन है इन हेयर्स के साथ। वो डेली इन्हें कॉम करता था, इनकी ब्रेड बनाता था, उल्टी फुल्टी सही, लेकिन वो बनाने की पूरी कोशिश करता था। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगाकर इसे डेकोरेट कर देता था। वो बिल्कुल आपको किसी प्रिंस की तरह डेकोरेट कर देता था। सान का, उसका आपके बालों को लेकर ये ऑब्सेशन सिर्फ मुझे सरप्राइज करता था, डेली शॉक करता था। ठीक है, तो वो सान को उससे सुनाने लगा, एंड इबो को इस तरीके से बताता हुआ देखकर सान भी उस स्टांस में जैसे खो गया था। वो इमेजिन करने लग गया कि ईसा किस तरीके से उसके बालों को केयर करता होगा, या किस तरीके से उसकी ब्रेड बनाता होगा। ठीक है, तो सान के चेहरे के ऊपर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो इबो की तरफ देखकर कहने लगा, ईसा के अंदर की आदत शायद तुमसे आई है। इबो बोलते बोलते रुक गया, सान देखते हुए कहा, मुझसे? मैं कब इस तरीके के बाल रखता था सान का? इनफैक्ट मैं तो अपने बालों के अच्छे से, पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, सान ने इबो को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है, एंड अपने बालों को पैम्पर करना तो कोई तुमसे सीखे, तो एटलीस्ट तुम तो ये बात करो ही मत। एंड या तुमने एक बार फिर से अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। ठीक है, तो उसने जेंटली बहुत धीमे से इबो के बालों को स्ट्रोक किया, एंड इबो बस सान के बगल में आकर बैठ जाता है। उसने सान की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स करना ही था। मैं नहीं चाहता था कि जब मेरे सान का होश में आए तो मेरे वही सख्त बाल देखे, एंड उन्हें रफल करने में मुझे प्रॉब्लम हो, तो मैंने एक बार फिर से इन बालों को सॉफ्ट बना लिया, जैसे आपको पसंद है। आपको ऐसी बाल पसंद है ना? ये कहते हुए वो सान के बहुत करीब आ गया था, एंड एक पल के लिए सान की सांसें थम जाती हैं। वो इबो को उस ब्राउन आइज में जैसे देखने लगता है, एंड धीरे धीरे हाथों को इबो के फेस पर फहराने लगता है। उसने जेंटली इबो के लिप्स के ऊपर अपने फिंगर को फहराते हुए कहा, मुझे ऐसे ही तुम्हारे बाल बहुत पसंद है। तुम चाहे कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लो, पर तुम हर एक्सपेरिमेंट में इतने ही क्यूट, डैशिंग, हैंडसम एंड स्मार्ट लगते हो। वो बात अलग है कि बहुत से लोगों को तुम शॉक भी कर देते हो, पर इस पर सान कुछ भी कहता है। एक इबो ने सान के लिप्स को कैप्चर किया एंड उसे एक डीप पैशनेट किस किया। इस किस को ब्रेक करते हुए उसने सान एंड अपने फॉरहेड को कनेक्ट कर लिया था, एंड फिर अपनी उस हैवी वॉइस के साथ कहा, इस तरीके की बातें इस तरीके से मत कहा कीजिए सान का, वरना मुझे खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अभी आपकी हालत ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप मुझे झेल सको। वैसे भी कल रात की जो भी सारी एक्टिविटीज़ है ना, उसका असर आपकी बॉडी पर मुझे अभी से नजर आ रहा है, तो प्लीज़ खुद को कंट्रोल कीजिए ताकि मैं खुद को कंट्रोल कर सकूं। जान ने इबो के कंधे पर हल्के से पंच मारते हुए कहा, क्या कंट्रोल कर सकूं? हाँ, मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ, एंड कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकता क्या मैं तुम्हें अब? हाँ, फियांसे। ठीक है, तो जान ने सिर्फ इबो को एक फ्लर्टिंग स्माइल दी, एंड इबो स्माइल को देखकर जैसे एकदम से शॉक हो गया। जान के साथ कहा, जान का
मेरे जानका को क्या हुआ? मेरे जानका इतनी स्वीट बातें कब से करने लग गए? अयो मेरा पुअर हार्ट, ये झेल नहीं पाएगा जानका, इसे हार्ट अटैक आ जाएगा। आप ऐसे ही बातें करते रहे, ठीक है? तो वो ड्रामेटिकली अपना हाथ अपने हार्ट पर रख लेता है एंड इंसान को ऐसे दिखने लगता है जैसे कि इंसान ने बहुत बड़ा काम कर दिया। वही दूसरी तरफ इंसान अपना सर झटक कर खड़ा हो जाता है। उसने ईबू को देखते हुए कहा, बस करो ड्रामे करना, ठीक है? तो वो आगे बढ़ रहा था। चलते चलते इंसान अपने बेड के साइड में आकर खड़ा हो जाता है एंड उन सभी फोटोग्राफ्स को देखने लगता है जो उसके बेड के ऊपर लगी हुई थी। वो एक पूरी मेमोरी वॉल थी, बहुत सारी मेमोरीज थी उसके अंदर। इंसान जितना ज़्यादा करीब से उन फोटोग्राफ्स को देख रहा था, मुझे उसने खोता ही जा रहा था। एक अधूरापन का एहसास उसे हो रहा था क्योंकि ये सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिनके अंदर इंसान नहीं है। इंसान उस फोटो में जैसे खो गया था। अगले सेकंड वो अपना हाथ इंसान के कंधे पर रख लेता है एंड उसने अपना सर इंसान के कंधे पर रखते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं आप? ने उन फोटोग्राफ्स को छूते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। ये कहते हुए वो एक फोटो को देखने लगा जहाँ पर हिजा एंड योसा आपस में प्लो फाइट कर रहे थे। ईबो ने अजान के हाथ को अपने हाथ से इंटरवाइन किया एंड उस पर जेंटली किस करते हुए कहा, आपने कुछ नहीं मिस किया अजान का, अभी तो बहुत कुछ है जो हमें क्रिएट करना है एंड इस जैसी न जाने कितनी सारी मेमोरी वॉल्स को बनाना है। एंड ये सारी फोटोग्राफ्स मैंने इसलिए क्लिक की हैं ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाए। ये सब कुछ वो मोमेंट्स हैं जो मैंने ईजा एंड योसा ने क्रिएट किए थे, पर ये सब कुछ एम्प्टी हैं। आई मीन कुछ ना कुछ कमी सब में है क्योंकि इसमें आप नहीं थे। बच्चे भी उदास थे, बहुत उदास। हम तीनों ने मिलकर आपको बहुत मिस किया अजान का, पर अब कोई बात नहीं, आप आ गए ना, हम ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स बनाएंगे, बहुत सारे। हाँ बनाएंगे ना आप मेरे साथ, ठीक है? तो वो बहुत चहकता हुआ अजान की तरफ देखने लगा। अजान भी मुस्कुराते हुए अपनी खाली उदास आंखों से ईबू की तरफ देखने लगा। उसने जेंटली ईबू के फॉरहेड के ऊपर किस करते हुए कहा, बनाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे ऐसे फोटोग्राफ्स बनाने की। ईबू ने कहा, कोशिश नहीं, हम बनाएंगे अजान का। आप हर बार फोटोज से दूर हो जाते हैं, पर इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। हम फोटोग्राफ्स बनाएंगे, बहुत सारी मेमोरीज बनाएंगे। मैं पूरी दीवार को भर दूंगा, इस जैसी ना जाने कितनी सारी दीवारों को भर दूंगा अजान का, आप मुझे नहीं रोक पाएंगे, ठीक है? तो हुए ओवरली एक्साइटेड ईबू इंसान की तरफ देख लगा। इंसान ने ईबू के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहो। हाँ तुम सच में बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो इस सब चीज़ों के लिए, ठीक है? तो इंसान ईबू की तरफ देख लगा। ईबू ने कहा, ऑफ कोर्स, क्यों ना हूँ। एंड वैसे भी मेरा फियांसे है ही इतना ब्यूटीफुल कि उसे कैप्चर करने का मुझे हर रोज़ मन करता है। आपको नहीं पता, पर ये एक अलग ही ऑब्सेशन है जान का। क्या हुए? वो मुस्कुराने लगा है। इंसान सिर्फ ईबो के बालों को रफल कर देता है। वो थोड़ा आगे बढ़ने ही वाला था, तभी ईबो ने इंसान का हाथ पकड़ते हुए कहा, ना 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 ना, मैं आपको बेड पर जाने नहीं दूंगा। इंसान ने कहा, पर क्यों? मुझे थोड़ा सा आराम करना है ईबो, बहुत देर हो गई ना। आई मीन मुझे थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है, ठीक है? तो इंसान टायर्डली ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने इंसान को जेंटली पकड़ते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ, हुआनका ने कहा था, बट उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मुझे आपको थोड़ी थोड़ी वॉक करानी है। आई मीन 15 to 20 मिनट्स की वॉक ठीक रहेगी। तो अभी हम लोग बाहर चलेंगे एंड ग्रास पर नंगे पाँव चलेंगे, उसके बाद आप आराम कर सकते हो। बट अभी आपको वॉक करनी होगी, तो अभी नो बेड, ओनली ग्रास, ठीक है? तो हुए उसे जेंटली इंसान का हाथ पकड़ा एंड उसे वो बेड से दूर कर देता है। जान ने ईबो की तरफ देखा एंड पाउट बनाते हुए कहा, तुम आजकल हुआन को बहुत ज़्यादा सुनने लगे हो। हुआन जो कहता है तुम्हें उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम इसे इतना भी सीरियसली मत लिया करो। ईबो ने जान को अपनी एम्बुलेंस में केज करते हुए कहा, मैं उनको सीरियसली ले रहा हूँ या नहीं ये एक अलग बात है जान का, पर मैं आपकी हेल्थ को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ एंड मैं उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा, जो भी आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है मैं वो हर काम करूँगा। तो अब हमें ग्राउंड में चल रहा है, चलिए मेरे साथ, ठीक है? तो वो उसने जान का हाथ पकड़ा एंड वो जान को आगे ले जाने लगा। जान अभी भी नहीं जाना चाह रहा था, वो मुंह बना रहा था, लेकिन ईबो के आगे जान की एक भी नहीं चल रही थी। तभी ईबो ने कहा, अरे वेट अ मिनट, मैं आपके लिए आपके स्लीपर्स लेकर आता हूँ, आप यहीं रुकिए, ठीक है? तो वो दौड़ता हुआ जाता है एंड अलमीरा से स्लीपर्स खोजने लगता है। जान ने कहा, मैंने पहने तो हैं। ईबो ने कहा, नहीं जान का, ये नहीं, आपके लिए मैंने स्पेशल लिए थे, कहाँ गए वो? ये कहते हुए वो ढूंढने लग रहा था। तभी अचानक से भागते दौड़ते कदमों की आवाज़ सान एंड ईबो को दरवाजे से आती है। इससे पहले कि कोई भी कुछ भी समझ पाता, ईजा एंड योसा चहकते हुए चिल्लाते हुए बस सान का नाम पुकारते हुए उस कमरे में आ गए थे। एंड ईजा ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, डैड आई मिस यू सो मच। ये कहते के साथ ही वो सान की लेग को होल्ड कर देता है। वैसे योसा करता है, उसने भी चहकते हुए कहा, मैंने भी कर लिया डैड, मैंने भी अपना होमवर्क कर लिया, आई मिस यू सो मच, प्लीज हग मी, मुझे गोदी लो ना। ये कहते हुए वो सान को अपने ग्रीडी हैंड्स दिखाने लगा। पर इससे पहले कि योसा जान से और ज़्यादा जिद कर पाता या जान योसा को अपनी गोद में उठा पाता, एक ईबो ने वहीं अलमारी में से चिल्लाते हुए कहा, नो योसा, बिल्कुल नहीं, डैड अभी वीक है, वो अभी आपको उठा नहीं सकते, मैं आकर उठाता हूँ। वेट अ मिनट, मेरा बस कुछ देर इंतजार करो, मैं बस अभी आया। ये कहते हुए ऑलमोस्ट उस अलमीरा में घुस चुका था। जान ने ईबो को सब देखते हुए कहा, ईबो तुम कर क्या रहे हो? अब तुम्हारा क्या मन उस अलमीरा के अंदर बैठने का है? पर जान की आवाज़ ईबो को थोड़ी कम सुनाई दे रही थी, इसलिए ईबो ने उसी अलमीरा में से कहा, नो जान का, बैठने का नहीं है, मैं बस कुछ ढूंढ रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, मुझे बस कुछ सेकंड दीजिए। ये कहते हुए बस बोलने लगा एंड बाकी सब तीनों लोग सिर्फ ईबो को देख रहे थे। तभी जान ने अपने आप को वहीं बेड पर बिठाते हुए कहा, ओके ठीक है, जो मन करे वो करो। एंड ईजा एंड योसा, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें अभी उठा नहीं सकता, थोड़ा सा वीक हूँ, बट सुन मैं तुम दोनों को गोदी में उठाऊंगा बिल्कुल पहले की तरह। ठीक है? तो उसने ईजा एंड योसा को देखा। ईजा ने चहकते हुए कहा, कोई बात नहीं डैड, कोई बात नहीं, मैं चल सकता हूँ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय एंड मैं योसा को भी कैरी कर सकता हूँ। योसा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लूंगा, तुम डैड से जिद मत करो, मैं तुम्हें गोदी ले लूंगा। ठीक है? तो वो योसा को देखने लगा। योसा ने इनोसेंटली ईजा की तरफ देखते हुए कहा, आप उठाओगे काका, पर मैं तो हैवी हूँ। ईजा ने योसा की तरफ देखते हुए कहा, हैवी?
मेरा योजा बिल्कुल भी हैवी नहीं है एंड आई एम स्ट्रॉन्ग गागा एंड मैं अपने योजा को कैरी कर सकता हूँ। तुम तो वैसे भी इतने छोटे से हो। ये कहते हुए वो योजा की तरफ देखने लगा, तभी जान ने ईजा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो छोटा सा है एंड तुम तो बहुत बड़े हो गए। तुम सच में योजा को उठा लोगे? मुझे डर है कहीं तुम गिर ना जाओ। ये कहते हुए जान ईजा को टीज कर रहा था। ईजा ने पाउट करते हुए कहा, क्या डैड आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। योजा मैं तुम्हें उठा लूंगा, तुम डैड की बात मत सुनो। ये कहते हुए वो योजा को देखने लगा एंड योजा सिर्फ अपना सर जान की चेस्ट में छिपा लेता है एंड उसने ईजा की तरफ देखते हुए कहा, ओके गागा। ये कहते हुए मुस्कुराने लगा एंड ईजा भी मुस्कुराने लगा। तभी पीछे से इबो की फाइनली टायर्ड आवाज आती है। फाइनली मुझे मिल गया इंसान का। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने इन्हें खो दिया। ये कहते हुए फाइनली इबो ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल से बने वाले स्लीपर्स सान के पैरों के नीचे रख दिए थे एंड उन स्लीपर्स को देखते के साथ ही सान का मुंह बन गया। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है? इबो ने चहकते हुए कहा, जानगा ये आपके लिए स्पेशल स्लीपर्स है, मैंने आपके लिए स्पेशल परचेज किया है, आपने पहनी है, देखिए आपको फिट आ रहे हैं या नहीं। एंड स्लीपर्स को देखकर सान ने लिटरली इबो की तरफ देखते हुए कहा, मेरे को फिट आ रहे हैं? ये बच्चों जैसे स्लीपर्स है इबो, ये मेरे लिए नहीं है, ये ईसा एंड योसा के लिए हैं एंड तुमने क्यों परचेज किए हैं? मैंने नहीं पहनने वाला। ठीक है तो जान मुंह बनाकर इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा, नो जान का ऐसा नहीं चलेगा, मैंने ये आपके लिए खरीदे, अब आपको ये पहनने ही पड़ेंगे। कम ऑन पहनकर दिखाइए ना, मैं आपको इमेजिन करना चाहता हूँ इसमें। आई मीन हमेशा मैंने आपको इमेजिन नहीं किया है, मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप इसमें कितने क्यूट लगेंगे एंड हाँ ये भी है आपके लिए। ठीक है तो उसने एक बड़ा सा व्हाइट कलर का हुडी जान के कंधों पर डाल दिया था। जान ने कहा, ये क्या है? ठीक है तो वो उस फर वाले हुडी को देखने लगा। इबो ने जान को उस हुडी को दिखाते हुए कहा, जान का ये प्योर फूल की बहुत ज्यादा वार्म हुडी है एंड आपके लिए ये अभी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। बाहर का मौसम अभी कुछ ऐसा ही है तो मैं नहीं चाहता कि आप बीमार पड़ जाओ या आपको खांसी हो जाए, तो प्लीज इसे पहन लीजिए एंड इन वार्म स्लीपर्स को भी आप पहन लीजिए, तो आपको परफेक्ट लगेंगे, तो प्लीज जल्दी पहन लीजिए एंड मैं भी तैयार हो जाता हूँ। ईजा एंड योसा तुम भी अपने अपने हुडीज पहन लो एंड हाँ अपने स्लीपर्स भी पहन लो, हम लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ देर के लिए वॉक करेंगे। जैसे ही उन्हें कहा दोनों बच्चे बस चेक कर इबो की तरफ देखने लगते हैं। ईजा ने चेकते हुए कहा, हम भी बाहर जाएंगे डैडा के साथ, डैड के साथ, हम तीनों सब बाहर जाएंगे। इबो ने कहा, हाँ तीनों नहीं चारों, हम चारों बाहर जाएंगे एंड तुम लोगों ने होमवर्क कर लिया ना? योसा ने चेकते हुए कहा, हाँ हमने होमवर्क कर लिया। गगा हमने होमवर्क कर लिया ना? डैड हमने होमवर्क कर लिया। डाडा हमने होमवर्क कर लिया। ये कहते हुए योसा चेक रहा था। इबो ने कहा, हाँ मैंने सुन लिया, ओके अब जल्दी जाकर तैयार होकर आओ, अपने स्लीपर्स भी पहनो, जानगा से मैचिंग वाले, हाँ वो पिंक वाले और हाँ वो रेड वाले नहीं मुझे स्काई ब्लू वाले पहनने हैं, मैं स्काई ब्लू वाले पहनूंगा। इबो ने कहा, ओके ठीक है स्काई ब्लू वाले पहन लो, पर आज हम लोग सब फैमिली स्लीपर्स पहनेंगे, मैं भी अपने स्लीपर्स निकाल लेता हूँ। ये कहते हुए बस जान को ऐसे डंफाउंडेड छोड़कर अपने स्लीपर्स निकालने चला गया था एंड जान ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, कौन सा स्लीपर्स है, मुझे ये हुडी नहीं पहनना। ये कहते हुए वो इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा, जान का प्लीज पहन लीजिए ना, आप इतने टेंटम्स क्यों थ्रो कर रहे हैं, प्लीज पहन लीजिए। ये कहते हुए वो अपनी इनोसेंट आई से जान की तरफ देखने लगा एंड जान बस ना चाहते हुए भी इबो की आंखों में खो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मना करे, पर अभी उसे पहनना ही होगा क्योंकि इबो जिस तरीके से जान को देख रहा है, जान का मना करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसीलिए उसने अनमने मन से नोट करते हुए कहा, ठीक है पहन रहा हूँ, इस तरीके से देखना बंद करो मुझे। ये कहते हुए जान मुंह बनाकर उस हुडी को पहन रहा था। वहीं दूसरी तरफ इबो ने खिलखिलाते हुए कहा, ये हुई ना मेरी बात, अपने स्लीपर्स एंड हुडी पहन कर आता हूँ, फिर लगेंगे ना हम बिल्कुल परफेक्ट फैमिली, बिल्कुल एक जैसी फैमिली। कम ऑन ईजा एंड योसा गो फास्ट। ठीक है तो उसने ईजा एंड योसा को देखा एंड दोनों बच्चे बस मुस्कुराते हुए कबर्ड की तरफ चले गए थे। अब ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद जान, इबो, ईजा एंड योसा ऑलमोस्ट सब तैयार होकर खड़े हुए थे, पर वो बात अलग है कि जान को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि वो कितना ज्यादा नाखुश है, उसे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। एक तो उसके पैर में वो बनी थीम वाले स्लीपर्स, लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे कि 2 बनी उसके पैरों में रख दिए हैं एंड उन्हें देखकर बहुत अजीब फील हो रहा था जान को। एंड ऊपर से जान का वो बड़ा सा इतना बड़ा वार्म हुडी, वो भी बिल्कुल किसी रैबिट की तरह लग रहा था एंड उसके वो 2 लटकते हुए कान जो उसके उस बड़े से कैप के साथ बाहर लटक रहे थे एंड ऊपर से जिस तरीके से इबो से देख रहा था, जान को ऐसा लग रहा था कि वो अभी कभी से खा जाएगा। जान को सच में ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा, पर वो कुछ कह नहीं सकता था। वो सिर्फ इन तीनों को देख रहा था जो उसे ही देख रहे थे, वो भी अजीब निगाहों से, फिर वो चाहे ईसा योसा हो चाहे इबो हो, तीनों से ऐसे देख रहे थे जैसे कि जान ना जान हो, बल्कि किसी जू का एक एनिमल हो जिसे विजिट करने के लिए बहुत सारे विजिटर्स आए हुए हैं। जान ने ईजा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, हाँ क्या मैं इसमें ठीक नहीं लग रहा ईजा? ईजा ने कहा, नो डैड आप इसमें बहुत क्यूट लग रहे हो, आप सच में एक प्रिंस की तरह लग रहे हो डैड, बहुत ब्यूटीफुल हो। तब योसा ने कहा, ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल हो डैड, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इबो ने योसा को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, ब्यूटीफुल नहीं होता बेबी, ब्यूटीफुल होता है एंड जान का सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आप। ठीक है तो उसने जान की तरफ देखा। जान ने मुंह बनाते हुए कहा, ब्यूटीफुल नहीं, मैं इसमें एक नंबर का एंटीक लग रहा हूँ। क्या बना दिया है तुमने मुझे इबो, मेरे पहले वाले कपड़े ही ठीक थे, इसमें इतना अजीब लग रहा हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे नहीं पहनना ये। इबो ने कहा, नो जान का आप बिल्कुल नहीं उतार सकते, कम ऑन हम ऐसे ही बाहर चलेंगे। ठीक है तो उसने जान का हाथ पकड़ा। जान के दूसरे हाथ को ईसा ने पकड़ते हुए कहा, हाँ हम ऐसे ही बाहर चलेंगे बिल्कुल फैमिली बनकर, हमारे पूरे कपड़े बिल्कुल फैमिली की तरह है डैड, लुक मेरे कपड़े को देखिए, योसा के कपड़े को देखिए एंड डैडा के कपड़े भी, हम सबके कपड़े बिल्कुल एक जैसे हैं। ये तो ईसा निकल कर रहा था एंड अब जान का ध्यान उन सब के ऊपर गया था। बिल्कुल सबने मैचिंग थीम की ही बनी हुई है। इबो के पास वो ग्रे कलर का हुडी है जिसके पीछे भी बिल्कुल वैसे ही कान लटके हुए हैं जैसे जान के हुडी में लटके हुए हैं। एंड फिर ईजा एंड योसा का क्या कहना, उनके पास भी बिल्कुल सेम टू सेम है। योसा का पिंक एंड ईजा का वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्राउन कलर।
सब लोग सच में बनी फैमिली लग रहे हैं। सान को समझ नहीं आ रहा था कि इसे इस बात पर कितना हंसना चाहिए, क्योंकि वो लिटरली इसमें से खो गया था। अगले ही सेकंड वो लोग फाइनली चैंकते हुए घर के बाहर आ गए थे एंड घर के बाहर बहुत खूबसूरत धूप खिली हुई थी। इवो ने धूप की तरफ देखते हुए कहा, वाओ सान का आज तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, चलिए हम लोग बैकयार्ड में चलते हैं। कम ऑन ईजा एंड यूजा, आगे चलो। ठीक है, तो उसने ईजा एंड यूजा की तरफ देखा। ईजा एंड यूजा ने नोट किया एंड ईजा यूजा का हाथ पकड़कर उस रेलिंग पर से नीचे उतरने लगा। वहीं दूसरी तरफ सान इवो का हाथ पकड़कर नीचे उतर रहा था। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का चैप्टर पसंद आया होगा एंड इस पार्ट के थ्रू, यही कहो इस पार्ट से हम धीरे धीरे कर युआनी की उस अनटोल्ड स्टोरी को भी अनफोल्ड करेंगे। आज युआनी की लाइफ का एक फेस हमें देखने को मिला, पर ये फेस कहाँ तक पहुँचता है एंड युआनी को सान के बारे में कब पता चलता है, क्योंकि अभी तक युआनी को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे सान के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि सान अब इस दुनिया में नहीं है। पर जब युआनी को ये पता चलेगा कि सान इस दुनिया में है, तब उसका क्या रिएक्शन होगा, उसका वो रिएक्शन सान एंड इवो की लाइफ पर क्या असर डालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आज का वीडियो आपको जैसा भी लगाओ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था एंड मुझे बहुत सारे जवाब मिले। लिटरली आप लोगों ने अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी लोगों के थॉट्स का मैं वेलकम करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जैसा मैं चाहती हूँ, जैसे मैं स्टोरी को नरेट करती हूँ, मैं वैसे ही नरेट करूँ एंड सान एंड इवो की जो अपकमिंग प्रोसेस होगी उसको मैं स्लो लेकर चलूँ, क्योंकि वो स्टोरी से कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड फील करते हैं एंड उन्हें हर चीज़ को फील करना है एंड स्टोरी को एंजॉय करना है, धीरे धीरे कर सही। एंड वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे अब स्टोरी को थोड़ा फास्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 पार्ट्स हो चुके हैं एंड आगे वो बोर नहीं होना चाहते, इसलिए थोड़ा सा फास्ट स्टोरी को लेकर चलना चाहिए। तो दोनों ही सजेशंस मुझे बहुत अच्छे लगे। इनफैक्ट सही कहा, कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी तो वो बोर फील होने लग जाएगी। हर एक की अपनी एक चॉइस होती है एंड जो लोग ये कह रहे हैं कि वो सान एंड इवो के रिलेशनशिप को थोड़ा सा ब्लूम होते हुए देखना चाहते हैं, तो वो लोग भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। तो मैंने ये सोचा है, मैंने आप लोगों को जनवरी में बोला था स्टार्टिंग में कि मैंने अपने चैनल के साथ कुछ सोचा है, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने ये सोचा है कि मैं स्टोरी को लेकर चलूँगी, हम लोग युआनी वाले चैप्टर को कनेक्ट करेंगे एंड सान एंड इवो की लाइफ को लेकर चलेंगे। एंड जब स्टोरी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी एंड उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स में ऐड करूँगी, जिसमें सान की एंड इवो की आफ्टर लाइफ को दिखाया जाएगा, या फिर ये कहो सान फिर से अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा, या इवो जिस तरीके से सान को देखना चाहता है वो उस तरीके से सान को कैसे बनाएगा। ये सब कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स में होगा, यानी कि एपिलॉग के जैसा होगा, जिसकी मैं हर स्टोरी के एंड में जोड़ती हूँ अपनी। तो वैसे भी मैं स्टोरी के एंड में ही जोड़ूंगी उन चैप्टर्स को, पर वो चैप्टर्स सभी के लिए नहीं होंगे। यही है जो मैंने आप लोगों को बोला था स्टार्टिंग में कि मैं अपनी स्टोरीज़ के साथ आगे करूँगी, यानी कि मैं अपनी स्टोरीज़ में जो एपिलॉग्स लेकर आऊँगी वो सभी के लिए नहीं हुआ करेंगे, वो सिर्फ उनके लिए हुआ करेंगे जो मेरे चैनल पर मेंबर होंगे। जो मेंबरशिप बाय करेंगे वो सिर्फ उन्हीं के लिए हुआ करेंगे। जो लोग सुनना चाहते हैं एक्स्ट्रा चैप्टर्स को, एक्स्ट्रा मोमेंट्स को, एक्स्ट्रा स्टोरी को, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हुआ करेंगे। बाकी सब लोगों के लिए सिर्फ वही स्टोरी होगी जहाँ तक मैं स्टोरी को ख़त्म करूँगी। एक फिनिश्ड स्टोरी, फिनिश्ड नॉवल, पर एक्स्ट्रा जो कुछ भी होगा वो सिर्फ एक्स्ट्रा मेंबर्स के लिए ही होगा। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझोगे, बिकॉज जैसा जिसको चाहिए वैसे ही उसको देना चाहिए। जो ऑडियंस चाहती है कि स्टोरी को मैं उतना ही रखूँ, तो उन लोगों के लिए सिर्फ वही है। बट जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा और ज़्यादा सुनना चाहते हैं या स्टोरी को और ज़्यादा फील करना चाहते हैं, सान एंड इवो की स्टोरी की जर्नी को आगे और सुनना चाहते हैं, तो उनको मेंबरशिप परचेस करनी होगी। एंड वो एक्स्ट्रा चैप्टर्स सिर्फ मेंबर्स के लिए ही होंगे। एंड नहीं सिर्फ इस स्टोरी के, बाकी सारी स्टोरीज़ के भी मैं कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स डालने के बारे में सोच रही हूँ। जैसे कि ब्लीडेड हार्ट का एपिलॉग आप लोग बोल रहे थे, तो उसका भी एपिलॉग मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए ही डालूंगी। फिलहाल के लिए तो यही सोचा है, क्योंकि उसको भी सुनने वाले बहुत सारे लोग नहीं हैं, सिर्फ कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जो उसके एपिलॉग को सुनना चाहते हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा। एंड सिर्फ यही नहीं होगा मेंबरशिप के अंदर और भी कुछ सारे फीचर्स होंगे जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। जब मैं मेंबरशिप ओपन कर लूँगी, स्टार्ट कर दूँगी, तब मैं आपको बताऊँगी। पर तब तक के लिए मैंने आप लोगों के साथ एक रफ आइडिया शेयर कर दिया है जो अपकमिंग मेंबरशिप के लिए होने वाला है। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे इस चीज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ये मेरा जो थॉट है या मेरा जो आइडिया है वो आप लोगों को कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।